हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस समय हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज सीखेंगे जैसे परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश क्या होता है बच्चों, पहले इसको सीख लेते हैं। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश होता क्या है बच्चों? इससे इसके माध्यम से ये पता किया जाता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि परीक्षण आवेश होता क्या है। सबसे पहले आप लोग बच्चों ये समझ लीजिए कि जो परीक्षण आवेश है ये केवल कल्पित आवेश है। कल्पित, यह क्या है? कल्पित आवेश। कल्पित आवेश मतलब केवल कल्पना किया गया है इस आवेश के बारे में, केवल कल्पना। यह क्या है? कल्पित आवेश है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, मतलब केवल कल्पना किया गया है, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरा पॉइंट है इसके बारे में है कि इसे हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे Q0, इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ये Q0 से प्रदर्शित किया जाता है और इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, अर्थात इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। इसका कोई, जैसे कि आपको बताया गया है कि कोई भी आवेश हो तो एक दूसरे आवेश पर बल लगाता है। वैद्युत क्षेत्र है इसका, चारों ओर क्या रहता है? वैद्युत क्षेत्र, इसी के कारण तो बल लगता है। लेकिन इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं, ये किसी पर प्रभाव नहीं डालता। स्वयं इस पर प्रभाव डाला जाएगा लेकिन ये किसी पर प्रभाव नहीं डालेगा, अर्थात इसका अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं है, इसका अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ये इतने पॉइंट आपको याद रखने होंगे बच्चों परीक्षण आवेश के बारे में। परीक्षण आवेश के बारे में इतनी चीज आपको जाननी पड़ेगी। अर्थात परीक्षण आवेश क्या है, परिभाषा कैसे दे सकते हैं? परीक्षण आवेश की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? परीक्षण आवेश की परिभाषा इस तरह दे सकते हैं कि यह एक कल्पित छोटा आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जिसे Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, इसको मैं इसलिए बताया हूं क्योंकि आगे हम जो सूत्र पढ़ेंगे, डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसमें ये आएगा। तो हम परीक्षण आवेश यूज करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये परीक्षण आवेश क्या है, इसको सर जी बताए नहीं थे। तो यहाँ पे आप लोग सीख लीजिए क्या है ये। परीक्षण आवेश एक कल्पित आवेश है, वास्तविक नहीं है, इसे Q0 से प्रदर्शित किया जाता है, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो आइए इसको अब हम साफ कर दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं जहां पे इसका यूज होगा। बच्चों देखिए, इसमें सबसे पहले हमको अब सीखना है, जैसे कि अभी तक कूलाम के नियम का सदिश रूप और बल वगैरह पढ़ चुके हैं हम लोग। दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का सूत्र पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे बच्चों। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो क्षेत्र के बारे में आइए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा एक चुंबक के माध्यम से। जैसे आप चुंबक के बारे में जानते हैं कि अगर यहां पर कोई एक चुंबक रखा हो तो इस चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका अनुभव हम कैसे करते हैं? इस चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव हम कैसे करते हैं? कोई लोहे की
कि लोहे का कण अगर मैं यहां ले जाऊं तो ये क्या करता है, ये चुंबक इसको आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। अगर इसको मैं यहां रख दूं तब भी आकर्षित करेगा, यहां रख दूं तब भी आकर्षित करेगा। मतलब कि ये आकर्षण बल कब तक लगाएगा, जब तक आप इसके क्षेत्र में रहेंगे। अर्थात इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है। अर्थात चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल अनुभव किया जा सके, क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। जैसे उदाहरण के स्वरूप और समझ सकते हैं, ये तो चुंबक का था, चुंबक के कारण इसे बल लगता है, इसको आप समझ लिए। जैसे मान लीजिए अभी आप कहीं देखे होंगे रोड वगैरह पर, रास्ते में कहीं कहीं लिखा रहता है, जैसे कोई भी थाना हो तो उसकी सीमा लिखी रहती है कि फला थाना की सीमा समाप्त, फला थाना की सीमा प्रारंभ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, करछना थाना है, तो इसका कोई ना कोई एक क्षेत्र है जहां तक निर्धारित है, जहां से इसका क्षेत्र समाप्त होगा वहां लिखा जाएगा करछना थाना सीमा समाप्त, सीमा समाप्त यहां लिखा रहता है। अर्थात इसके बाद अब दूसरे थाने का क्षेत्र आ गया, यहां तक किसका है, करछना थाने का क्षेत्र है। जैसे वाईफाई लगता है, इसको आप सोचे कभी इसके बारे में देखिए। वाईफाई जो लगाया जाता है तो उसका बच्चों कुछ क्षेत्र होता है, 25 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर उसका क्षेत्र होता है। उतनी दूर तक अगर आप मोबाइल रखेंगे तो वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, अब उस क्षेत्र से आप बाहर चले जाएंगे तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, वाईफाई का क्षेत्र है। तो इसी प्रकार से आवेश का भी क्षेत्र होता है, आवेश समुदाय का क्षेत्र होता है, जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे कोई चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत बल का चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके। ठीक इसी प्रकार से कोई आवेश है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता हो। यहां भी तो चुंबक वाले में जो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है, उसी तरह से आवेश में भी लगेगा। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी। परिभाषा इसकी बहुत सरल है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, किसी आवेश या आवेश समुदाय, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता हो कामा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। कोई भी आवेश है, कोई भी आवेश, इसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल, अब ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के भीतर कहीं भी रहेंगे हम तो यहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता हो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों इसको लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए
फिर आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। अब आता है वैद्युत क्षेत्र के बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चे इसको बड़े आराम से बहुत अस्थायी समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलेंगे इसका। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक प्रकार से वैद्युत बल, कितना बल लगता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कितना वैद्युत बल लग रहा है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसको आइए समझते हैं। अब जैसे समझिए यहां पर कि मान लीजिए कोई आवेश है यहां Q, इसके कारण इसमें चारों ओर इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। ये आपको बता दिए अभी इसके पहले वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ऐसे इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। अब बच्चों इसके वैद्युत क्षेत्र में अगर मैं कोई परीक्षण आवेश रखूं, परीक्षण आवेश अभी आपको बताया हूं क्या है, Q नॉट। परीक्षण आवेश क्या है, Q नॉट। अब Q नॉट को मैं अगर यहां इस क्षेत्र में यहां पर रखूं, इस पॉइंट पर मैं Q नॉट को रखूं, तो देखिए कि यहां पर बल कितना लगेगा। हो सकता है यहां ज्यादा बल लगे। भाई Q नॉट अगर मैं यहां रखूं तो ये वाले आवेश के कारण इस पर ज्यादा बल लगे। अगर इसी को मैं यहां पे रख दूं तो थोड़ा सा बल कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं इस आवेश से दूर जाऊंगा। बच्चों ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इस आवेश के कारण हुआ है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब इससे जितनी दूर हम जाएंगे धीरे धीरे क्षेत्र का मान कम होता चला गया और लास्ट में देखिए कि यहां तक क्षेत्र है, इसके आगे नहीं है। तो अब इस आवेश का बल प्रभावी कहां होगा, जितना इसके पास होंगे उतना ज्यादा प्रभावी होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। तो देखिए अगर यहां हम रखते हैं इस पर बल लगता है, जितना बल लगा उससे कम लगेगा कब, जब यहां रखेंगे। और दूर अगर मैं रखूं तो और कम हो जाएगा, यहां रखूं तो और कम हो जाएगा। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में ही भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग बल कार्य कर रहा है। जैसे कि आपसे बताया गया है कि बल क्या होता है, Q1 इंटू Q2 के बीच की दूरी, Q1 इंटू Q2 के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताया गया है आप लोगों को। अर्थात ये दूरी है, दूरी बच्चों अगर बढ़ती चली जाएगी तो बल का मान कम होता चला जाएगा। अगर ये आवेश है इसके कारण क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, अब यहाँ हम परीक्षण आवेश रख रहे हैं तो इसके बीच क्या हो जाएगा, यहाँ दूरी कम है तो बल ज्यादा लगेगा, यहाँ दूरी ज्यादा है तो बल कम हो जाएगा, यहाँ दूरी और ज्यादा है और बल कम हो जाएगा। अर्थात भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बल का मान भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या बनेगी, समझिए यहां पर। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण धन आवेश को रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। अर्थात धन परीक्षण आवेश को मैं यहां रखा हूं Q नॉट को, तो इस बिंदु पर जितना बल लगेगा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाएगी।
इस बिंदु पर जितना बल लगेगा इस आवेश पर, तो उसको यहां कहा जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात यहां की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान भिन्न भिन्न निकलेगा। अर्थात इसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, यहां परिभाषा हम कैसे देंगे बच्चों, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी तरह से इसको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आवेश है, इसके कारण यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। ऐसी बिंदु पर कोई बिंदु ए है जहां हम परीक्षण आवेश को रख रहे हैं, तो यहां लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और बच्चों इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों सदिश राशि होती है। तो यहां पर अब देखिए, जैसे सूत्र, अब सूत्र हम कैसे देखिए, हम सूत्र कैसे आएगा, आपको बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश रखा गया Q0, उस पर बल लगा। कौन सा बल लगा, वैद्युत बल लगा। तो परिभाषा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश। जब एकांक परीक्षण की बात आती है तो वो चीज कहां चला जाएगा, बटे में। जब हम सूत्र बनाएंगे तो उसको कहां लिखेंगे, बटे में। तो यहां लिखेंगे यदि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बच्चों, E बराबर F/Q0। ये होगा, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में सदिश वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q0।
वेक्टर ई, या सदिश रूप में हम लिख सकते हैं, सदिश रूप में वेक्टर ई बराबर, देखिए बल क्या है, सदिश राशि है, क्यू क्या है, आवेश, ये क्या है, अदिश है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अर्थात ये परिमाण के रूप में है, ये क्या कहते हैं, सदिश के रूप में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसको। अब इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके मात्रक की चर्चा करते हैं, बीमी सूत्र की चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखो आ रहा है। अब जैसे यहां आ जाए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा बच्चों, मात्रक क्या होगा, मात्रक में आप देखिए सूत्र क्या है, E बराबर एफ मान क्यू है, एफ का मान क्या होता है, न्यूटन, अर्थात यहां क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ये है आवेश का मात्रक हुआ न्यूटन प्रति कूलम, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अब तो क्लियर हो गया, E बराबर एफ अपॉन क्यू से, इसी से आएगा। अब इसका अगर बीमी सूत्र निकाले तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र, बीमी सूत्र क्या होगा बच्चों, यहां पर देखिए बल है, बल का क्या होता है बीमी सूत्र, m/L(T)⁻2 होता है, बटे में आवेश है, आवेश का क्या होता है, A×T होता है, यहां पर AT ऐसे। अब इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा, m/L(T), T की घात 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 -2 हो गया कितना, -3। अब बाकी इसके बाद क्या बचा, m/L(T) हो गया, A बचा है, A जाएगा ऊपर तो -1। इस प्रकार से ये है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र आपको पता हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और वैद्युत क्षेत्र क्या है। अब इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसको मिटाए फिर आगे देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहां पर आता है जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव किसको कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसको समझ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसको देखिए यहां पर लिखा है क्या, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव, दो ध्रुव, दो का मतलब क्या है, यहां पे जोड़ा आ गया, यहां पे इसका मतलब क्या है बच्चों, जोड़ा, इसको क्या बोलेंगे, जोड़ा। अब वैद्युत है क्या, आवेश, इसका मतलब आवेश का जोड़ा, डबल आवेश आएंगे एक साथ। जैसे आप मान लीजिए बाजार में जाते हैं, तो अगर जैसे हाथ का दस्ताना, पैर का मोजा अगर खरीदना है, क्या कहते हैं, जोड़ा बोलता है ना, जब भी दस्ताना लेंगे डबल, मोजा लेंगे डबल। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, जोड़ा, जोड़े को। अब यही चीज अगर आवेश में आ जाए
है उसको क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। अर्थात यहाँ पे डबल आवेश होगा, डबल आवेश होगा, लेकिन क्या होगा, एक प्लस एक माइनस। जैसे भाई अगर आप दस्ताना खरीदते हैं हाथ का जो दस्ताना लिया जाता है, तो इसमें क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड का दस्ताना दीजिए, राइट हैंड का दस्ताना दीजिए, तो लेफ्ट और राइट हुआ ना, जस्ट उल्टा होता है नहीं होता है। जूता खरीदना है तो जूते में क्या होता है, एक लेफ्ट एक राइट, अलग अलग होता है, लेकिन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी तरह से यहां पर भी है, अगर आ जाए वैद्युत द्विध्रुव, तो आवेशों का जोड़ा है, लेकिन अब इसमें क्या है कि आवेश परिमाण में तो बराबर होंगे, आवेश परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन इनका जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, अपोजिट, उल्टा होगी। अगर एक धनात्मक है तो एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दो आवेश होंगे, जोड़ा होगा, आवेशों का जोड़ा, लेकिन एक धन एक ऋण, अर्थात दो विपरीत, दो समान तथा विपरीत आवेश होंगे इसमें, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें अब द्विध्रुव कैसे बनता है ये भी समझना है। तो देखिए इसमें द्विध्रुव कैसे बनेगा, एक हम यहां ले लेंगे माइनस क्यू आवेश, और एक लेंगे यहां पर प्लस क्यू आवेश, दोनों परिमाण में बराबर हैं, प्रकृति इनकी अपोजिट है, अलग अलग है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। अब इसके बीच की दूरी बच्चों, इसके इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 2l, बीच की दूरी को कितना लेंगे, 2l। ये बन गया क्या, द्विध्रुव, ये बन गया द्विध्रुव। इसका जो मध्य बिंदु होगा यहां बीच में होगा। तो द्विध्रुव क्या है, इसको हम कैसे बता सकते हैं, यह एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, यह एक ऐसा निकाय है, ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश, दो बराबर एवं विपरीत आवेश, दो बराबर एवं विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दो बराबर एवं विपरीत बल एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा, दो बराबर बल है, विपरीत है, और बहुत छोटी दूरी 2l। अच्छा बच्चों यहां पर एक बात आप ये पूछ सकते हैं, हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि सर इसके बीच की दूरी 2l ही क्यों ली गई, 2l, आप l क्यों नहीं ले लिए। तो बच्चों अगर मैं l ले लूंगा ना तब भी सही आएगा, गलत नहीं आएगा। दरअसल बात क्या है, बात यह है कि द्विध्रुव से संबंधित आगे जो गणनाएं हमको करना है, तो उसमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हम दूरियों को नापते हैं। अब बताइए अगर मध्य बिंदु से नापेंगे, अगर हम l लेंगे तो मध्य बिंदु से नापेंगे तो l/2 करेंगे, l/2 इधर, l/2 इधर, तो l/2 करने से थोड़ा सा परेशानी होती है कैलकुलेशन करने में, गणना करने में। अब बाकी अगर आप l लेंगे तब भी सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2l लेते हैं, 2l। जब 2l लेंगे, जब इसमें 2l लेंगे तो अच्छी बात ये रहेगी कि जब हमको मध्य बिंदु से दूरी नापनी होगी तो आराम से केवल l लिख लेंगे बस। इसीलिए यहाँ पर 2l लंबाई लिया जाता है। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये आ गया है, इनके बीच की दूरी 2l है, तो इस 2l को आप द्विध्रुव की लंबाई भी कह सकते हैं, द्विध्रुव की लंबाई भी आप यहां इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये द्विध्रुव की लंबाई भी। अब इसके बाद अगर आपको ये समझ में आ गया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद इससे संबंधित जो चीज गणना करना है उसको हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद जैसे वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया, अब आएगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत
द्विध्रुव, द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है बच्चों? देखिए, जैसे द्विध्रुव के बारे में तो आप समझ गए हैं, द्विध्रुव के बारे में तो समझ गए हैं कि दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो द्विध्रुव का आघूर्ण जो होगा वो तो और सिंपल है, यह केवल एक सूत्र है। इसमें से कोई एक आवेश ले लीजिए, इन आवेशों के बीच की दूरी, इसमें से कोई एक आवेश और इन आवेशों के बीच की दूरी का गुणा कर दीजिए, वही है क्या? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अर्थात लिख सकते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव का, किसी वैद्युत द्विध्रुव का, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश, द्विध्रुव, द्विध्रुव या द्विध्रुव बार बार मत लिखिए, आपके मतलब किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश, किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी क्या है बच्चों? 2l, आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी के गुणनफल, गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से बच्चों अगर यहाँ पे द्विध्रुव दिया गया है, -q + q से बना हुआ है, बीच की लंबाई 2l है, तो जहां पर ये कहा गया ना कि आवेशों के बीच की दूरी, यहां पर आप लिख सकते हो द्विध्रुव की लंबाई भी, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आवेशों के बीच की दूरी लिखिए और चाहे द्विध्रुव की लंबाई लिख दीजिए। अर्थात सूत्र क्या बनेगा? अर्थात सूत्र क्या बनेगा? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा आवेश, कोई भी एक आवेश, आवेश गुणित आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। जैसा कि आपको बताया गया कि आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है, इसके जगह P लिख दीजिए, P बराबर आवेश है Q, अब बीच की दूरी क्या है बच्चों? 2l। इस प्रकार से ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। अब आता है इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? इसको हम मिटा दें, इसको आप लोग लिख चुके हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, यहां पर समझा देते हैं मात्रक। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? P, तो मैं बार बार वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण न लिख करके सीधे अब P लिखूंगा, P। तो अब यहां लिखेंगे P का मात्रक, P का मात्रक क्या होगा बच्चों? Q का मात्रक, L का मात्रक, 2 का मात्रक तो होगा नहीं, ये अचर पद है, तो Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम, Q का मात्रक है कूलाम, इनटू L है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इस प्रकार से आ गया कूलाम मीटर। कूलाम मीटर ये क्या है? यमकेश पद्धति में। कूलाम मीटर किसमें है? यहां ध्यान दीजिएगा, ये कौन से पद्धति में है? यमकेश पद्धति में कूलाम मीटर। अगर इसी को मैं लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, मतलब ई
ESU, ESU, और मीटर को मैं लिख दूं यहां पर सेंटीमीटर। ESU को क्या मैं लिख दूं? सेंटीमीटर। तो ये कौन सा पद्धति हो गया बच्चों? CGS। अर्थात मैं दोनों पद्धतियों में आपको बता दिया कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। MKS पद्धति में अगर आता है तो कूलम मीटर बताना है, CGS पद्धति में आता है तो ESU सेंटीमीटर बताना है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया मात्रक। लेकिन अगर इसी P का विमीय सूत्र अगर पूछे तो कैसे बताएंगे? विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र देखिए बहुत ही सरल है, इसी सूत्र से चलेंगे। Q का विमीय सूत्र, L का विमीय सूत्र। Q का विमीय सूत्र क्या होता है? आवेश है तो आवेश का विमीय सूत्र AT है, और यहां पर L क्या है? लंबाई। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? L। तो इस प्रकार से दोनों को मिला के लिख दें तो क्या बनेगा बच्चों? ATL, अटल। अटल वाजपेयी भी आ गए यहाँ पर। धीरे धीरे सब आते रहेंगे, बस आप मन लगा पढ़ते रहिए। अटल होता है अर्थात ATL होता है इसका विमीय सूत्र। इसमें एक पॉइंट आपको थोड़ा सा और समझना है, इसको नोट कर लीजिए तो फिर समझाएं। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं, यहीं पे थोड़ा समझाते हैं, क्योंकि द्विध्रुव से संबंधित द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे आगे, तो उसमें से कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी जिनको मैं अभी से आपको समझा दूं। जैसे देखिए, मान लीजिए यह एक द्विध्रुव है और -Q प्लस Q आवेश से मिलकर बना है। अब बीच की दूरी है बच्चों 2L। इसका मध्य बिंदु जो है उसको हम O मानते हैं, मध्य बिंदु O मान लेंगे। इसमें दो पॉइंट आपको समझना है। एक पॉइंट यह है कि इसका अक्ष क्या होता है, इसका अक्ष क्या होता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी के अनुदिश अगर कोई रेखा ऐसे खींच दी जाए इस तरह से, ऐसे इधर ऐसे अगर बढ़ा दिया जाए तो बच्चों इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति ये क्या है? द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति है। अगर इसके मध्य बिंदु पर कोई लंब खींच दिया जाए ऐसे ऐसे, तो इसको बोला जाता है निरक्ष, निरक्षीय स्थिति या निरक्ष कहते हैं। इसको अक्ष कहते हैं, इसको अक्ष भी कहते हैं। ये अक्ष है, निरक्षीय स्थिति बात बढ़ाएंगे। ये अक्ष है और ये क्या है? ये है निरक्ष। इतना याद रखिएगा आप लोग। द्विध्रुव अगर बना है तो दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, लंबाई उसी के अनुदिश अगर खींच दिया जाए तो अक्ष कहा जाएगा, और मध्य बिंदु से अगर लंबवत खींचा जाए तो उसको निरक्ष कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण, तो उसमें दोनों स्थितियों में पढ़ना पड़ेगा कि द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो जब आप अक्षीय और निरक्षीय जानते रहेंगे तभी तो हल कर पाएंगे। तो उसको मैं आपको यही बता दिया हूं। तो बच्चों इसको आप जितना आज बताया गया इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे जो कुछ पढ़ना है इससे संबंधित आएगा, इससे रिलेटेड आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।